हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बोध युक्ति क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सृजन 2.0 के तहत बीपीएससी के पीवाईक्यू को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं उसको एक बार देख लेंगे हम लोग, ताकि आप लोग जब 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे मेंस का, तो आप लोग के लिए आसानी होगी हर चीज़ों को समझने के लिए। तो चलिए इसी सीरीज में हम देखेंगे आज का टॉपिक क्या है। 65 बीपीएससी में आप लोगों के लिए पूछा गया बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधा है। हालांकि ध्यान रखिएगा, जो बीपीएससी का सिलेबस यह कहता है इकोनॉमी और ज्योग्राफी को साथ में हम लोग लेकर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो 65 में सेपरेट आप लोगों को इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें देखिए, यहाँ से बहुत से अभ्यर्थियों से क्या किया जा सकता है, डाटा फैक्ट, फिर रचनात्मक प्लस संरचनात्मक उदाहरणों को देते हुए प्लस तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अपने उत्तर में मैक्सिमम नंबर लाते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को लिखने से पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि इसका महत्व किस रूप से है आपके बीपीएससी के नज़रिए से। हम लगातार बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें आर्थिक समीक्षा की बात करें तो आंकड़े यह बोल रहे हैं कि देश में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने की श्रेणी में बिहार है, गरीबी हटाने में सबसे बेहतर श्रेणी में बिहार है। फिर भी इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, तो उसी संदर्भ में हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से देखेंगे। तो प्रश्न क्या है, बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधा क्या है, इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न लग रहा होगा, पर इसके गर्त में हम लोग जाते हैं तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बहुत हर्डल पॉइंट को आपके सामने रखता है। यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर डिमांड क्या किया जा रहा है प्रश्न में, या उसका कोर टॉपिक क्या है जिसको हम लोग लिखेंगे मेन बॉडी में, भूमिका में, साथ ही साथ निष्कर्ष में। तो सबसे पहले देखिए, बिहार के तीव्र विकास आपको पूछ रहा एक, इसका डिमांड यह है कि डिमांड जिसे हम लोग 1 कर सकते हैं कि तीव्र विकास क्या है। दूसरा है कि मुख्य बाधाएं क्या है, इस तीव्र विकास में मुख्य बाधाएं क्या है, तो डिमांड 2 इसको हम लोग बोल सकते हैं। साथ ही साथ इन बाधाओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दूर करने के मतलब यहाँ सुझाव पूछ रहा होगा, तो सुझाव आप किस रूप से देते हैं, यह डिमांड 3 है, तो इसको लोग D3 कह सकते हैं, डिमांड 3 है। तो सबसे पहले समझिएगा, इस प्रश्न को लिखने से पहले आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। इसको हम किस रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं जहां पर हम लोग मैक्सिमम नंबर को गेन कर सकते हैं। सबसे पहले भूमिका में आपको लिखनी होगी। दूसरा पॉइंट आपको लिखना होगा आर्थिक विकास की स्थिति। विकास की स्थिति क्या है, तीव्र है, तो उसके कारक क्या है, और सरकार की नीतियां क्या है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, नीतियों के संदर्भ में कुछ इंट्रो में दे सकते हैं, तो आप स्पष्ट कर पाएंगे कि बिहार में तीव्र आर्थिक विकास क्या है। फिर इसी के अंदर अगले सेगमेंट हम लोग जाएंगे, इसकी मुख्य बाधाएं क्या है, अधि विकास, तीव्र आर्थिक विकास के विभिन्न कारकों में हम बात कर रहे हैं, तो उसकी मुख्य बाधाएं क्या है, किस रूप से और भी हम विकास की गति को प्राप्त कर सकते हैं जिससे सामाजिक प्लस आर्थिक समृद्धि को क्या कर पाए, निश्चित कर पाए। प्रश्न के गर्त में यही छिपा हुआ है कि हम आर्थिक विकास करें आंकड़ों के आधार पर, या सामाजिक और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए जो दिशा और दशा होता है उसको बिहार किस रूप से प्राप्त कर रहा है, दिशा और दशा। तो उसमें मुख्य बाधाएं क्या है उसको चिन्हित करना है, और उसके दूर करने के लिए आप सुझाव दे सकते हैं। सुझावों को क्या कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। यह मुख्य डिमांड है जो आपको इस रूप से समझे जा सकते हैं प्रश्न में, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो क्या होगा, इसमें आप मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको नंबर आ सकता है, औसत नंबर नहीं आएगा। इसमें डाटा फैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्रारूप आपका यही है, उत्तर प्रारूप। भूमिका होना चाहिए, मुख्य भाग होना चाहिए, एक निष्कर्ष होना चाहिए। और मुख्य भाग को 2 हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, जिसमें पहले भाग में हम विकास की प्रमुख बाधाओं की चर्चा कर लेंगे, दूसरे भाग में क्या करेंगे, मुख्य भाग का जो है
उसमें अधिक पिछड़ेपन के निदान हम कैसे कर सकते हैं, या आर्थिक विकास जो कम हो रहा है या उसके अनुपात में अनुपात में हम बात कर सकते हैं कि इसको कैसे दूर कर सकता है। इसके लिए सुझावों का एक रूपरेखा हम लोग दे सकते हैं। अब लास्ट में जाके निष्कर्ष लिख लेंगे। तो यह कुल मिलाकर हम ये बात करते हैं। तो यहाँ पर कुल चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं तो बिहार के पास क्षमता क्या है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा। प्रश्न में अगर जो डीप में प्रश्न के गर्त में छुपे हुए संदर्भों को समझ लीजिएगा तो आप उत्तर लिखने के लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले इसकी क्षमता क्या है, इसके पास संसाधन क्या क्या है, और उसका उपयोग वो किस रूप से कर पा रहा है। अगर ये 3 सेगमेंट को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बहुत ही बेहतर उत्तर लिख पाइएगा। तो सबसे पहले आप समझिएगा बिहार के पास उपजाऊ भूमि है या हम बोले क्षमता अधिक है। दूसरा है कि पर्यटन का क्षेत्र यहाँ डेवलप किया जा सकता है, इसके लिए साथ ही साथ यहाँ पर युवा वर्ग है। तो आपके उत्तर में ये सब पॉइंट और इसके अतिरिक्त और भी जो बिहार की क्षमता उसका वर्गीकरण होना चाहिए, उसका उल्लेख होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले भाग उत्तर भूमिका में हम बात करेंगे, उत्तर प्रारूप के संदर्भ में भूमिका प्रश्न के भूमिका में। तो कुछ चीज़ें सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्षमता को बताने की जरूरत होगी ताकि आप समझ पाएँ कि बिहार को इतना आसानी से समझने की बात नहीं है। यहाँ पर आपको क्षमता इसके पास है, पर कुछ कारक हैं जिसके कारण इसमें तीव्र आर्थिक विकास या समृद्धि नहीं मिल पा रही है, या हम अपेक्षा जितना कर रहे हैं उतनी हम उस अपेक्षा के साथ लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे। तो इसके संदर्भ में समझिएगा, पहले भारत के सबसे गरीबी राज्यों अर्थात बीमारू राज्यों की निम्नतम श्रेणी की गणना इसमें की जाती है। ऐसी धारणा बना के रखा हुआ है कि बिहार बीमारू राज्यों की श्रेणी में है। इसके बाद यहाँ पर गंगा की सबसे उपजाऊ भूमि क्षेत्र है, अर्थात लगभग 94% हिस्सा गंगा नदी द्वारा उपजाऊ मैदानों में विभाजित करता है। बिहार का जो क्षेत्र है तो इसको क्या करता है, इसका 94% क्या करता है, गंगा बेसिन क्या करता है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों को अगर हम उत्तर भारत की बात कर ले तो उस क्षेत्र में 94% हिस्सा क्या करेगा, आपको उपजाऊ मैदानी भागों में विभाजित कर देता है। अब यह भूभाग लगभग 94.2 हजार वर्ग किलोमीटर में, उत्तरी बिहार 53.3 हजार किलोमीटर में और दक्षिणी बिहार लगभग 40.9 हजार वर्ग किलोमीटर में बटा हुआ है। तो इतना विस्तृत भू क्षेत्र है जहां पर उपजाऊ भूमि है हमारे पास, तो उसका हम प्रबंधन कर पाएंगे तो हम इस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। फिर आवश्यक खनिज संसाधन है, आपको कुछ ऐसे आवश्यक खनिज है जहां पर बिहार आपको अग्रणी रखता है, जैसे पाराइट में आप लोगों को ध्यान रखना है इस तरीके से। फिर किंतु इसके बावजूद यहाँ पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 23-24 के अनुसार लगभग 33.76% बहुआयामी गरीबी जनसंख्या जो है निवास करती है। तो इसके साथ इतनी क्षमताओं के बावजूद भी यहाँ पर निवास कर रही है गरीबी इतना। आंकड़े यह बोल रहे हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो 23-24 के आंकड़े बता रहे। वहीं एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के आंकड़ों में बिहार निम्नतर स्तर अर्थात स्कोर जो इसका था 57 था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। तो आपको निम्नतम स्तर पर इसको रखा गया था राज्यों की श्रेणी में। इसके अतिरिक्त आरबीआई बुलेटिन, ध्यान रखिएगा, आरबीआई बुलेटिन बिहार में ग्रामीण और शहरी गरीबी कम करने वाले सूची में आपको सर्वोच्चम स्थान भी से दिया गया। पर हाल के जो आंकड़े यह बता रहे हैं, हाल के आंकड़े यह बता रहे हैं कि यह क्या कर रहा है कि आरबीआई का बुलेटिन हाल ही में सितंबर 2025 में जारी किया गया, जहां पर इसने गरीबी को दूर करने, शहरी और ग्रामीण गरीबी को दूर करने में राज्यों में सबसे प्रदर्शन किया। इन सभी कारकों के गर्त में भी बिहार तीव्र आर्थिक विकास न होने के पीछे कई कारक देखे जा सकते हैं। मिला जुला बात है, कहीं पॉजिटिव बात हो रही है, कहीं नेगेटिव बात हो रही है बिहार के विकास, बिहार की क्षमताओं के संदर्भ में। तो इन दोनों के गर्त में आपको यह बताना होगा कि बिहार में तीव्र आर्थिक विकास न होने के कारक क्या रहे। तो इसको आप रेखांकित कर दीजिए बुलेट पॉइंट में फ्लो चार्ट बनाकर, तो आप और भी अच्छे तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। आप इसके लिए देखिए, मैं 1 बाय 1 लिख दिया, इसको फ्लो चार्ट में आप बना सकते हैं। जैसे फ्लो चार्ट आपका ऐसे हो सकता है, विभिन्न संदर्भों में फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं ताकि उत्तर लिखते वक्त आपका प्रदर्शन अच्छा रहे,
प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। तो इसमें ध्यान रखिए, कृषि की बहाली सबसे बदहाली सबसे बड़ा कारण है, बाढ़ की समस्या एक सबसे बड़ा कारण, इसके साथ सूखा भी आप जोड़ सकते हैं, सूखा एक कारक रहा है। ऊर्जा का अभाव यहाँ पर है। ऊर्जा का अभाव कहने का मतलब कि हम जब राज्यों का तुलना करते हैं, राज्यों की तुलना करते हैं उसके अनुपात में, हालांकि आर्थिक समीक्षा जो नवीनतम आर्थिक समीक्षा उसमें ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार ने रिकॉर्ड अपना उत्पादन किया है, पर जब हम राज्यों के साथ तुलना करते हैं, जैसे हम गुजरात के साथ इसकी तुलना कर लेंगे, महाराष्ट्र के साथ तुलना करेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि इसकी ऊर्जा का अभाव इस राज्य में है। कि हम विकसित राज्यों की श्रेणी में जब बनना चाहेंगे, वहाँ तीव्र आर्थिक विकास इन राज्यों में हो रही है, उसका महत्वपूर्ण कारक है ऊर्जा का अभाव। क्योंकि ऊर्जा जितना अधिक प्राप्त होगा राज्य के लोगों को, उसके पास अवसर अधिक होंगे, संसाधनों को अवसर अधिक होंगे, क्या होंगे, अवसर अधिक होंगे संसाधनों को क्रिएट करने में, निर्माण करने में। इस चीज़ को समझिए, प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के पूरक के तौर पर यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट है औद्योगिक पिछड़ापन। एक कारक इसका है कि इसकी बाधाओं में बात करें, प्रमुख बाधाओं में औद्योगिक पिछड़ापन, हम तुलना करेंगे विकसित राज्यों से जहाँ पर औद्योगिक जो अनुपात है किस प्रकार से वहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा योजनाओं को लागू किया जाता है। बिहार में क्या स्थिति है? हालांकि ध्यान रखिएगा, हाल के दिनों में इसके प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से अच्छे हुए हैं, पर हम जब भी बात करेंगे इस प्रश्न को, तो यहाँ पर समझिएगा, हम राज्यों के साथ तुलना कर देंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, अभी भी बिहार में इन सब क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। पर राज्य के स्तर पर मान लीजिए हम 2005 की बात कर लेंगे और 2025 की बात कर लेंगे, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि तुलनात्मक रूप से इसने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है, तुलनात्मक रूप से प्रदर्शन बेहतर किया है। लेकिन जब इसी संदर्भ में हम अन्य राज्यों के साथ तुलना करते हैं, अन्य विकसित राज्यों के साथ, तो देखते हैं कि समानुपात रूप से क्या हुआ, समानुपात रूप से इसने प्रदर्शन उतना नहीं बेहतर किया है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखें, दो अलग अलग चीज़ें हैं। राज्य के स्तर पर जब तुलना करेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत विकास कर रहा है, पर जब हम विकसित राज्यों के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन कर देंगे तो यथास्थिति आपको पता चलेगा और भी इसको इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट है कमजोर आर्थिक और सामाजिक संरचना। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है कि बिहार में आर्थिक और सामाजिक संरचना में भी तुलनात्मक रूप से कम वहाँ स्थिति बनी हुई है, तो जिसके कारण यहाँ पर प्रमुख जो बिहार में विकास की प्रमुख बाधाओं में इसे हम शामिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वित्तीय संस्थाओं की कमी। संस्थागत वित्तीय संस्थानों की बात करते हैं तो उनके लेन प्लस देन, जिससे राज्य के लोगों को बचत अधिक हो या उनको संसाधन अधिक प्राप्त हो, उनको मौके अधिक प्राप्त हो, वो नहीं हो पाता। इसके लिए आप आंकड़ों से बात कर पाइएगा तो यह भी बेहतर होगा कि आप तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन करते हैं। गरीबी का दुष्चक्र, देखिए हम प्रदर्शन अच्छे कर रहे हैं हाल के दिनों में, पर जब हम राज्य के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं या हम नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट की चर्चा करेंगे या सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे, तो आपको पता चलेगा बिहार को इस क्षेत्र में और काम करने की जरूरत है। तो जब हम इसकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इन सारी चीज़ों का, तो आपका उत्तर बहुत ही अलग दिखेगा, आंकड़ों के साथ दिखेगा, और इसमें आप मैक्सिमम नंबर या अधिकतम नंबर ला सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास अगर लगातार आप करते हैं आंकड़ों के साथ तो आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। अगर हम बात कर लें इसके पहले जब कृषि की बदहाली की बात कर ले, भाग 1 का जो पार्ट 1 है, जो मुख्य जो भाग का पार्ट 1 हम लोग बात कर रहे हैं, मुख्य भाग का जो भाग 1 है, हम लोग जिसको भाग 1 के तहत वर्गीकृत करें, उसमें जब हम बात करते हैं कृषि की बदहाली का, तो सबसे पहले समझिएगा कि कृषि की बदहाली के महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो सबसे पहले यह चीज़ समझिएगा कि कम सिंचाई सुविधाएं हैं, छोटे और खंडित खेत हैं, खराब विपणन है, भंडारण क्षमता, किसानों का पलायन, कि हमारे यहाँ किसान क्या कर रहे हैं, अधिक पलायन भी हो जा रहे हैं, उनको क्षमता नहीं हो पा रही है कि आपको जो हम इस प्रकार के फसलों, नगदी फसलों का उत्पादन कर पाएँ, नगदी फसलों का उत्पादन कर पाए। यह सब मूल कारक है जिसके कारण यहाँ पर किसान क्या करते हैं, अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकता को पूरा करने वाले फसलों का उत्पादन करते हैं। जैसे गेहूँ और चावल अधिक मात्रा में होगा तो नगदी फसलों में दाल की बात कर ले, गन्ना की बात कर ले, या इस प्रकार की और भी चीज़ें हैं जिसकी नगदी फसलें, जिससे उसको डायरेक्ट पैसा मिले। उसका उद्देश्य ही रहेगा पैसा कमाने का, उसका फसल उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, हम इससे पैसा कमाएं।
तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा कारक है। खंडित क्षेत्र हैं, खेत हैं, छोटे छोटे खेत हैं, जिसके कारण भी हम उसका बेहतर प्रबंधन नहीं कर पाते, या हम इसकी बात करें खराब विपणन व्यवस्था भी यहाँ एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है कि बिहार में किसानों को उतना अवसर नहीं मिल पाता जितने अन्य राज्यों, विकसित राज्यों जैसे पंजाब की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, या हम केरला की बात कर ले, कर्नाटक की बात कर ले। इसके संदर्भ में इन समस्याओं के कारण उत्पादकता कम रहती है, किसानों को अपनी उपज कम दाम पर बेचनी पड़ती है। तो आप लोगों को डीएनए में याद होगा, मैंने जब कृषि नीति की बात की थी, या हम बात करते हैं जब उसको जब मूल्य संवर्धन की बात करते हैं, फसलों का मूल्य संवर्धन का, तो वहाँ पर मैंने बताया था मूलभूत समस्या क्या है किसानों का यहाँ पर। तो उसमें सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा कारक है कम दाम का मूल्य में उसको क्या करना पड़ता है, अपने अनाजों को बेचना पड़ता है। तो इसका मुख्य कारण विपणन भी कहा जा सकता है। हम विपणन व्यवस्था को सही नहीं किए हुए, भंडारण व्यवस्था को सही नहीं किए हुए, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। आधुनिक कृषि तकनीकों पर हम क्या करते हैं, अपनाने से हिचकते हैं। हमारे किसानों पास जोतों की मात्रा अधिक न रहने के कारण हम आधुनिक कृषि पद्धतियों को भी अपना नहीं सकते। तो यह मूलभूत संरचनात्मक आपको क्या है, प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण कृषि की बदहाली का स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, स्पष्ट स्थितियां दिखने को मिल जाती है। साफ आपको दिखेगा कि बिहार में कृषि बदहाली का महत्वपूर्ण कारक यही सब है। पर इसके गर्त में हम जब जाते हैं और भी डिप जाते हैं, जहां पर आंकड़ों के साथ बात करेंगे, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार देखिए, जब भी आंकड़ों को आप दीजिए तो जो आंकड़े संभावित आंकड़े हैं, जो आपको संस्थाओं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो आपको दी जाती है आंकड़े, उसको शामिल करिए। पेपर कटिंग वाला जो पेपर में दिया रहता है, रेगुलर समाचार पत्रों को प्रकाशित किया जाता है, उसमें आंकड़े जो दिए तो उससे बचिएगा, क्योंकि वो संभावित आंकड़े रहते हैं। वो क्या करता है कि अनुमान के आधार पर आंकड़े दे देता है। जब हम बात कर सकते हैं, हम जनगणना का आंकड़ा हम बोल सकते हैं, या हम और भी संस्थाएं जैसे नीति आयोग है उसकी आंकड़े हो गए, या किसी सरकारी संस्थाएं के आंकड़े आ सकते हैं, बिपार्ड का आंकड़ा आ सकता है, कृषि साख नीति का आंकड़ा आ सकता है, आरबीआई का आंकड़ा आएगा। तो उन आंकड़ों को आप समाहित कीजिएगा तो आपका उत्तर और भी बेहतर हो जाएगा। तो जनगणना 2011 क्या बोल रहा है कि बिहार की कुल आबादी का करीब 89% ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है। तो सोच के देखिएगा, हम 2011 के आंकड़े के आधार पर अगर बात कर ले तो हमारा जो कुल जनसंख्या ग्रामीण आबादी जो है उसका 89% क्या है, कृषि पर है। अब इतनी बड़ी आबादी अगर एक क्षेत्र पर डिपेंड है और उसमें बदहाली है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर और भी क्षेत्र का विकास किस रूप से होगा। तो सबसे बड़ी बाधा तो यही क्रिएट करेगा। तो याद रखिएगा, जो कृषिगत क्या है, कई कृषिगत व्यवस्थाओं की समस्या से घिरे हुए हैं। तो इसी में बात जब हम करते हैं बिहार की कुल भूमि का 73.06% कुल 28 जिले बाढ़ प्रवण जिले हैं, अर्थात वहाँ पर बाढ़ हमेशा रहता है। वो हम उत्तर बिहार के बात कर रहे हैं जिसमें 28 जिलों की बात हो रही है, जहाँ हमेशा बाढ़ किसी न किसी आपको वर्गीकरण में देखने को मिलेगा। और यह चक्रीय रूप से होता है, ऐसा भी नहीं कि एक साल आया तो 5 साल शांत बैठ गया, ऐसा नहीं। हर साल आपको चक्रीय रूप से दिखे, कभी कोसी का बाढ़ तो कभी गंडक का बाढ़, कभी गंगा जी का बाढ़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें याद रखिए। अधिकांश किसान छोटे और सीमांत श्रेणी के आते हैं। तो इसके साथ केवल 2% व्यक्तियों के पास ही 21% जोत योग भूमि है। तो सबसे बड़ा यह खराब आंकड़ा आपको देता है जनगणना 2011 का संदर्भ में कि हमारे पास तो एक तो सबसे पहले किसान जो है छोटे और सीमांत कृषक श्रेणी के हैं। उसके बावजूद अगर हम आंकड़ों की बात करें, केवल 2% जो बिहार के लोग हैं उनके पास कुल जोत योग का 21% योग भूमि है। तो बाकी लोगों के पास जोत योग भूमि भी नहीं है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। बिहार के कुल जोत का लगभग 50% भूमि ही संचित है। यह भी एक आंकड़ा बोलता है कि 50% क्षेत्र को ही हम संचित कर पाते हैं। तो यह जो आंकड़े बदहाली का महत्वपूर्ण कारक है। अगर बिहार के प्रति हेक्टेयर अन्न की उत्पादकता बात करें तो वही 1243 किलोग्राम है। अगर हम वही पंजाब की बात कर ले तो 3484 किलोग्राम है, जो पूर्ववर्ती आंकड़ों के आधार पर बात की जा रही है। तो ये आंकड़े समझिएगा हम कितना कम है, तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तभी समझा पाइएगा कि बिहार में कृषि की बदहाली की स्थिति क्या है, यथा स्थिति क्या है। जब तक आंकड़े नहीं प्रस्तुत कीजिएगा इकोनॉमी वाले या साइंस टेक या तो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, आप उत्तर को अधूरा छोड़ कर आइएगा। औसत अंक आपको मिलेगा तो आंकड़े कीजिएगा, इसमें तुलनात्मक अध्ययन कर दीजिएगा। बिहार में प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादकता 133 किलोग्राम है, जबकि भारतीय स्तर पर यह 203 किलोग्राम है। तो पूर्ववर्ती आंकड़ों के आधार पर यह बातें की जा रही है।
तो यहाँ पे यह भी चीज़ें याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त राज्य का कृषि क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, चुनौतियाँ जो रहा है, जिसमें हम क्या बात करते हैं, अनियमित वर्षा होती है। आप देख रहे होंगे वर्षा पैटर्न भी बदल रहा है, तो बिहार इसका प्रभाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आ रहा है कि यहाँ पर किसान, सबसे पहले कृषि संचित क्षेत्र नहीं है, तो क्या होता है कि किसान लोगों को अनियमित वर्षा जब चक्र होता है तो सबसे बड़ी मार झेलता है, सूखा हो जाता है, तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिससे फसलों में क्या होती है, उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। साथ ही बाढ़ और सूखा उत्तर और दक्षिण बिहार को क्या करता है, इसके अपने गर्त में ले जाता है। तो यह सब बदहाली का महत्वपूर्ण कारक है, जिसको आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट वाइज कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान रखिएगा, जब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, बाढ़ की समस्या, यह भी एक है समस्या है। कृषि की बदहाली तो है ही, हमें घाव है, उस पर एक कोढ़ भी आ गया, बाढ़ और सूखा का कंसेप्ट। तो सबसे ज़्यादा बाढ़ से हम प्रभावित रहते हैं, तो बाढ़ के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। बाढ़ एक गंभीर और आवर्ती समस्या, ध्यान रखिए आवर्ती समस्या है, जिसमें हम चक्रीय व्यवस्था की बात करते हैं कि हाँ, ये चक्रीय व्यवस्था हर साल हमें प्रभावित कर देता है, हमारे क्षेत्रों को, तो जिसके कारण बहुत बृहद किसान क्या होते हैं, इससे प्रभावित हो जाते हैं। और यह ध्यान रखिएगा, जिसमें गंगा, कोसी, बागमती जैसी नदियां उफान के कारण यह बहुत और भी घातक बना देती है। कोसी का समस्या हर साल आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, मुख्य कारण अत्यधिक बारिश, खराब जल निकासी व्यवस्था और नदियों के किनारों पर भारी कटाव एक महत्वपूर्ण कारक। अभी देखे होंगे गंगा नदी के कारण बहुत से जिलों में बहुत से गांवों को कटाव क्षेत्र का आपको सोशल मीडिया पर वीडियो देखे होंगे। कारण उसके पीछे है कि बसावट नदी के किनारे हो गया, तो इसके नदी प्रवाह का जो प्रवाह होना चाहिए बेहतर, वो प्रभावित है, जिसके कारण बाढ़ एक समस्या भी बनी हुई थी। यह भी सरकार का नीतिगत फैसलों में, नीतिगत निर्णयों में आता है कि इसको बाढ़ के नदी प्रवाह को बचाया जा सके। तो यह भी एक कारण है बाढ़ की समस्या का। यह समस्या लाखों लोगों को प्रभावित कर, जिससे संपत्ति, फसल, बुनियादी ढांचे में भारी नुकसान होता है। अब जैसे ही बाढ़ के कारण लोगों के बनाए मकान ध्वस्त हो जाते हैं, उनकी संपदा, खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण आपको भारी नुकसान, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप रेल पुल देखते होंगे ध्वस्त हो जाता है इस दौरान, तो यह यातायात के साधन भी प्रभावित होते हैं। विस्थापन और जल जनित बीमारियों का खतरा भी इसके कारण बन जाता है, जिसके कारण जो लोगों के पास अतिरिक्त बचत होता है ना, अतिरिक्त बचत वो भी क्या होता है, इन सब को पूरा करने में, अगर मान लीजिए बीमारियां हो गया तो उनको पूरा करने के लिए, उनको स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने के लिए उनकी खर्च हो जाता है। इन अपने बुनियादी ढांचों का पुनः विकास करने के, हालांकि मुआवजा सरकार के द्वारा दी जाती है, फिर भी आपको ये समझना होगा कि आपको अतिरिक्त उसकी बचत की खपत करा देता है, यह खपत करा देता है यह बाढ़ की समस्या। एक सेकेंड, चलिए, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, बाढ़ की समस्या के कारण अतिरिक्त खपत करा देता है। अब इसके बाद कुछ चीजें आंकड़ों के साथ आप बात करिएगा, जैसे कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है, 17.2% हिस्सा बिहार में है। भारत के कुल जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका 17.2% क्या है, बिहार में ही बाढ़ के क्षेत्र आते हैं। उसमें बिहार का औसतन बाढ़ के हुई क्षति भारत के बाढ़ में हुई क्षति का 21% आता है। अगर 100 बाढ़ का क्षति प्रभावित क्षेत्र हो रहा है, कुल संपत्ति का क्षति हो रहा है, उसमें 21% योगदान केवल बिहार का होता है। तो आप सोच के देखिए, आंकड़े यह बोल रहे हैं कि एक 20% का योगदान बिहार है, जो जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्षति होती है, जिसके कारण यहाँ के जनजीवन व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। अब इसके साथ भारत के कुल बाढ़ प्रभावित कुल जनसंख्या 21% हिस्सा बिहार में निवास करता है। अब इसके साथ साथ यह भी जनसंख्या कितना निवास करता है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, तो 21% भारत की कुल जनसंख्या के अनुपात में अगर बात कर रहे हैं, तो तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो आंकड़े बताते हैं कि नहीं, बिहार में और भी आपको नीतिगत, संरचनात्मक और कार्यात्मक कार्य करने की आवश्यकता है। इन आंकड़ों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि बिहार में आर्थिक विकास का मुख्य बाधा एक कारण यह भी बनी हुई है। अहमद सेन एक कोटेशन देते हैं बांग्लादेश के संदर्भ में। आपको याद होगा, बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बेसिन पर बसा हुआ है, जहां पर बाढ़ प्रभावित कारण जो वहां पर है, उसके कारण बेरोजगारी दर जो बेरोजगारी एवं क्रय शक्ति का ह्रास बांग्लादेश के दरिद्रता और अकाल का आधारभूत कारण बताए थे अहमद सेन। ठीक उसी प्रकार बिहार में भी आपको यह समझना होगा, आर्थिक पिछड़ापन का कारण, प्रमुख कारण क्या है, बाढ़ में उत्पन्न वार्षिक बेरोजगारी, आर्थिक क्षति और बदहाली है।
तो जैसे अहमद सेन बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं, उनके गरीबी दरिद्रता का कारण क्या है, बाढ़ एक समस्या है, वैसे बिहार के लिए सेम कंडीशन है, सेम व्यवस्थाएं, सेम अवधारणा दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका उत्तर और भी क्या होगा, ऑथेंटिक होगा। अहमद सेन कौन है, आपसे छिपा हुआ नहीं है, इनके उदाहरण आप आंकड़ों के साथ दीजिएगा तो आपको उत्तर में 4 चांद लग जाएगा। तो आपको ऐसी व्यवस्थाएं बनानी होगी, आपको ऐसी समझ विकसित करनी होगी, आपको इतना इतना डीप एनालिसिस करना होगा उत्तर को बेहतर अंक प्राप्त करने। देखिए मेंस कुछ नहीं है, मेंस में क्या है, मेंस में आप मैक्सिमम कितना अधिक अंक लाते हैं, अनुपातिक रूप से, अनुपात रूप से। अगर 5 स्टूडेंट का हम बात कर लें, 1 2 3 4 5, 5 की बात कर लें, इन पांचों स्टूडेंट में आप अगर तीसरे नंबर का स्टूडेंट है तो आपको यह समझना होगा कि इन 2 आगे से 2 पीछे वाले से आपको सबसे मैक्सिमम नंबर लाना है हर प्रश्न में। अगर हर प्रश्न में आप औसतन 2 से 3 नंबर भी ज़्यादा ला रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर GS1 के पेपर में, GS2 के पेपर में और ऐसे के पेपर में आपको 3 प्रश्न है, ऐसे में 3 प्रश्न है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर ले तो आप 20 से 30 प्रश्नों में भी लीड कर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 30 90 नंबर आपका एक्स्ट्रा होगा, वो कुछ मेहनत नहीं करना, केवल आंकड़ों को लिख देना है। तो ध्यान रखिए, इस तरीके का प्रयोग आप कर सकते हैं और ये लगातार प्रयास कीजिएगा, हम लोग के साथ जुड़िएगा। हम लोग बैच भी कुछ ऐसे बैच ला रहे हैं जिससे आपकी निपुणता बेहतर हो जाएगी, आपकी सोचने समझने लिखने क्षमता आपको बेहतर हो जाएगी। हमारे टीम की यही प्रयास रहती है, जो भी बात किया जाए तथ्य के साथ किया जाए, आंकड़ों के साथ किया जाए और साथ ही साथ हम आपको सर्वश्रेष्ठ क्या है, बेस्ट आपको क्या दे पाए, मटेरियल दे पाए। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग का यही प्रयास रहता है और आप लोग इसके लिए लगातार प्रयास रहिए, आप लोग इसके लिए ज़्यादा एक्टिव रहिए। ग्रुप बने हुए हैं, आप वहाँ पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। अब देखिएगा ऊर्जा का अभाव कैसे है बिहार में। ऐसे आंकड़े आर्थिक समीक्षा, जो लास्ट आर्थिक समीक्षा उसमें बातें की जा रही है कि बेहतर प्रदर्शन किया है, रिकॉर्ड ऊर्जा का उत्पादन बिहार किया है। पर क्या हम इसको केवल बिहार के संदर्भ में समझेंगे तो बता पाएंगे, नहीं। इसको क्या करना होगा, आपको 2-3 आंकड़ों के साथ बात करना होगा, राज्यों के साथ तुलना करनी पड़ेगी, जिसमें ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 का रिपोर्ट यह बोलता है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 14,682 मेगा जूल वर्ष 2014-15 से बढ़कर 18,410 मेगा जूल वर्ष 2023-24 में हो गई। अब ध्यान रखिएगा, यह भारत के स्तर पर बात हो रही है, पर ध्यान रखिएगा जब हम इसकी बात करते हैं चक्रीय वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर जो 2.55% है, जो कुल ऊर्जा पहुंच और उन्नत जीवन स्तर का संकेत देता है। हम जितना अधिक ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, लोगों के पास है ना अधिक ऊर्जा संसाधन खपत वाले संसाधनों का क्या होगा, मांग बढ़ेगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, और संरचना निर्माण कर सकते हैं, उद्योग धंधों का स्थापना कर सकते हैं, रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, ये सब बातें होती है। अब ध्यान रखिएगा, वर्ष 2025 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत लगभग 363 किलोवाट प्रति घंटा था। ध्यान रखिए, किलोवाट घंटा था, जिसमें आप जो 2005 में यह 75 किलोवाट था। सोच के देखिए, जब आंकड़ा 2005 की बात करें तो मात्र 75 किलोवाट था यहाँ पर प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, जो बढ़कर अभी वर्तमान में 363 किलोवाट हो गया। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। पर हम तुलनात्मक रूप से ऊर्जा रिपोर्ट की बात करें, ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 की आंकड़े की बात करें, वहाँ मेगा जूल की बात हो रही है। तो ध्यान रखिए 14,682 मेगा जूल से 18,410 मेगा जूल। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, आंकड़ों के साथ खेलिएगा आप लोग भी, जैसे सरकार खेलती है, बड़े बड़े आंकड़े रख देते हैं और अनुपात में छोटे आंकड़े आपको प्रस्तुत कर देंगे। तो आपको क्या करना है, यही काम करना है। सरकार जिस नीति के साथ काम करती है, जिस तरीके से आंकड़े देती है, वो भी आंकड़े आपको इसी रूप में प्रस्तुत कर देना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके साथ साथ भारत विकसित और औद्योगिक राज्य, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आपको तमिलनाडु जैसे राज्य आप उदाहरण ले सकते हैं, या आपके पास आंकड़े अन्य राज्यों का है, या आपके आसपास या बीमारू राज्यों के संदर्भ में आंकड़े जैसे राजस्थान, यूपी या झारखंड और उड़ीसा का, तो आप भी तुलनात्मक रूप से आंकड़े दे सकते हैं उसी के संदर्भ में। पर हम सबसे बेस्ट क्या होगा कि हम सबसे औद्योगिक, जब सबसे अधिक औद्योगिक राज्य है, विकसित राज्य है, उसके साथ तुलनात्मक अध्ययन कर दे तो और भी प्रश्न का ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर का आपका जो है जो प्रारूपण है, लेखन क्षमता है, वो बढ़ जाएगा। जिसमें बात करते हैं ऊर्जा खपत यहाँ अधिक है, कुल औद्योगिक खपत का एक बड़ा हिस्सा इन राज्यों के द्वारा क्या किया जाता है, खपत किया जाता है। औद्योगिक और शहरीकृति, जो शहरीकृत प्रवृत्तियाँ का प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिलता है। देखते होंगे आप, नोएडा जाइए, बेंगलुरु जाइए, मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए,
आपको स्पष्ट तुलनात्मक रूप से यह दिख जाएगा। वहाँ ऊर्जा खपत ज़्यादा है, जिससे वहाँ पर शहरीकरण अधिक हो पा रहा है, शहरीकरण के अन्य सब कंपोनेंट उनको प्राप्त हो पा रहे हैं। पर बिहार में ऐसा नहीं है, यह भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अब इन राज्यों में औद्योगिक गतिविधि और शहरीकरण उच्च स्तर पर ऊर्जा की मांग को बढ़ाते हैं। जितना अधिक शहरीकरण अधिक होगा या औद्योगिक गतिविधियां अधिक होगी, ऊर्जा की मांग अधिक होगी, तो राज्य को उनकी ऊर्जा की आपूर्ति करनी होगी। तो क्या होगा, ऊर्जा की आपूर्ति होगी तो हम रोजगार अधिक क्रिएट कर पाएंगे उससे संबंधित कंपोनेंट से। अब ध्यान रखिएगा, औद्योगिक राज्य मिलकर 22-23 भारत की कुल औद्योगिक बिजली खपत का लगभग 74% हिस्सा इन शीर्ष राज्यों की बात कर ले, हम महाराष्ट्र, गुजरात, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों की बात करें जो विकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं। अगर हम उसकी तुलनात्मक अध्ययन कर ले, 22-23 के आंकड़े आपको औद्योगिक राज्य मिलकर 22-23 के आंकड़े का जो गत वर्ष आया था, उसमें यह कुल जो बिजली खपत है भारत का, उसका 74% हिस्सा यही राज्य में खपत करा दिया जाता है। तो शेष सोच के देखिए बिहार और अन्य राज्यों की क्या स्थिति होगी जो पिछड़े हैं या बीमारू राज्यों की श्रेणी में आते हैं। अब ऊर्जा परिदृश्य 2024 का आंकड़ा आप दे दीजिए, 25 का सांख्यिकी आंकड़ा दे दिए, ऊर्जा परिदृश्य आंकड़ा 2024 भी दे दीजिए, जिसमें अनुसार गुजरात औद्योगिक बिजली खपत में शीर्ष स्थान पर है। हम औद्योगिक बिजली की बात कर रहे हैं, हम हमारे घरों में जो बिजली खपत होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि औद्योगिक स्थापना में, औद्योगिक क्षेत्र में आपको कितनी बिजली दी जा रही है या उनकी खपत कितनी है, उसमें शीर्ष आपको गुजरात आता है। बिहार में ऊर्जा की खपत पिछले 20 वर्षों में 12 गुना अधिक वृद्धि हुई है, जो 2005 में 700 मेगावाट से बढ़कर 2025 में 8428 मेगावाट हो गई है। इस अवधि में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत लगभग 5 गुना बढ़कर 363 किलो वाट घंटा हो गए। तो आंकड़े आपको यहाँ से दे देने हैं, इसके साथ तुलनात्मक अध्ययन कर देना है। यह वृद्धि दिखता है, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। यह वृद्धि आपको दिखता है, पर ध्यान रखिएगा यह आर्थिक वृद्धि, विकास, औद्योगिक विकास और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बिजली पहुंच के सुधार को दर्शाते, न कि औद्योगिक जो मांग है उसको दर्शाते। हम ग्रामीण क्षेत्रों में, हम शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए जो सुधार के क्रम और अधिक दिए जा सकते हैं उसमें हम ना करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बेहतर कर पा रहे हैं। अब जुलाई 2025 में दक्षिण बिहार में 4393 मेगावाट और उत्तरी बिहार में 4167 मेगावाट की खपत हुई। तो देखिए यहाँ पर खपत बढ़ाई जा रही है, पर हम औद्योगिक उत्पादन में खपत की मांग की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी हम पिछड़े हैं। तो हमको इस दिशा में काम करने की जरूरत है, इसके लिए बिहार सरकार को और भी बेहतर करने की जरूरत है। अब नेक्स्ट है औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन की हम बात करते हैं तो बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? बिहार में विभाजन के बाद जब 2000 में बिहार झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो बहुत से औद्योगिक क्षेत्र और खनिज संसाधन उनके क्षेत्र में चला गया, जिसके कारण एक आपको आधारभूत संरचना की कमी हो गई। शिक्षा और इसके साथ साथ शिक्षा में निम्न स्तर, राजनीतिक अस्थिरता, आप शुरुआती दौर में देखते थे राजनीतिक अस्थिरता, जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं कि हम संचयी विकास नहीं कर पाते हैं। संचयी विकास की बात होती है जो एक रोल मॉडल की तरह आप 5 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए नीतियां लागू कर पाए, तो जिसके कारण यह भी एक समस्या था। इसके अतिरिक्त कृषि का अत्यधिक क्या है निर्भरता, हम सबसे बड़ी समस्या है। आप समझ सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में 89% अगर क्या कर रहा है, ग्रामीण कृषि पर निर्भरता है, तो समस्या वहाँ तो होगी ही। प्राकृतिक आपदाएं साथ में बाढ़ है, जनसंख्या वृद्धि है, इसके साथ अन्य कारक भी आपको औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है, क्योंकि हमारे पास इकोसिस्टम ही डेवलप नहीं हो पाता है कि कोई व्यक्ति आके या कोई या ये आपको जो उद्योगपति है यहाँ पर लाके औद्योगिकीकरण करवा सके बिहार में। इन सभी में ने राज्य का उद्योग और निवेश का विकास में बाधा डाली, यह भी एक समस्या है। अभी हाल ही में अडानी का आप विवाद देख रहे होंगे कि उनको 1 रुपये की भूमि दे दी गई। 1 रुपये में आपको प्रति वर्ष के हिसाब से, यही बोला जा रहा है ना, प्रति वर्ष के हिसाब से लगभग आपको बहुत जमीनें, उनको 1000 बीघा से अधिक जमीनें दे दी गई। तो आपको यह नहीं पता है कि इन नीतियां में सरकार शुरू से काम कर रही है, शुरू से काम कर रही है। तो अगर कि बिहार सरकार या बिहार केंद्र की सरकार बिहार में औद्योगिक उत्पादन के लिए बात करती है, तो हमारे यहाँ लोगों का सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम भी डेवलप नहीं है कि हाँ इससे क्या होगा, अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त होगा। हाँ मैं ये चीज़ जरूर मान रहा हूँ कि कुछ बातें आपको सच के साथ देखना होगा कि अडानी ने लिखित दिया है कि जो वहाँ के आम बागान नुकसान हो उसके एवज में वो
क्या करेगा, हरित प्रदेश भी लगाएगा। तो इसके साथ साथ हमको ये सब चीज़ें समझनी होगी। सरकार इसके लिए मुआवजा की व्यवस्था की है, तो हमारे यहाँ इकोसिस्टम भी डेवलप करने की आवश्यकता है, या औद्योगिक आपको ज्ञान होना चाहिए लोगों में कि इससे लाभ किसको मिलेगा, औद्योगिक ज्ञान से लाभ किसको मिलेगा। कि हमारे लोग जाके, बिहार के लोग गुजरात में, महाराष्ट्र में लात जूता खा के काम कर सकते हैं दिहाड़ी मजदूरी पर बिहार में अगर उनको कोई उद्योग स्थापित करके देगा, यहाँ पर काम नहीं करेंगे। रीज़न उसके पीछे है कि हम में अभी भी वो भ्रम पैदा है, हम में वो ईगो सिस्टम डेवलप कर रखे हैं कि हम प्राण और प्रतिष्ठा की बात कर लेते। तो ये सब भी चीज़ें आपको बैकग्राउंड में रखना है कि हम राज्य में प्रति व्यक्ति वृद्धि कैसे कर सकते। तो ये केवल सरकार का दायित्व नहीं होता, राज्यों के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है कि हम इकोसिस्टम डेवलप करने में राज्य का सहयोग करें। हाँ, जब अति शोषण होगा तब आप विरोध कीजिए, ऐसा साफ दिखेगा कि विरोध करने की प्रदर्शन होगा अति शोषण में। तो आपको ये सब चीज़ें समझने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता के समय बिहार राज्य देश का 5वां औद्योगिक राज्य था। जब हम बिहार और झारखंड एक साथ था, तो जब हम 1947 में आज़ाद हुए, उस समय के आंकड़े यह बताते हैं कि हम 5वां औद्योगिक राज्य थे हम। तो इसके बाद क्या हुआ, किंतु चीनी, सीमेंट, इस्पात, कार, जूट उद्योग पतन औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण बन गया। पर जैसे राजनीतिकरण हुआ, राजनीति में राजनीति का अस्थिरता हुआ, फिर यहाँ पर जो कुशासन की सरकारें रहीं, माफिया राज रहा, राजनीति का अपराधीकरण हुआ। तो ये सब कारण क्या किए, इन उद्योग धंधों को धीरे धीरे चौपट कर दिया। अवसर की राजनीति ने और प्रभावित किया इसे। तो ध्यान रखें, इसी बीच 2000 में आपको बिहार का विभाजन होता है, शेष बिहार और भी पिछड़ा बन गया, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग औद्योगिक संसाधन आपको चला गया कहाँ पर, झारखंड में। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र झारखंड चले गए, बिहार का अधिकांश पुराना उद्योग बंद हो गया। तो ये दो तरफा मार को झेला। एक तो जो हमारे पास मिनरल्स थे वो झारखंड चले गए, और दूसरा कि जो हमारे पास उद्योग धंधे थे उस पर राजनीतिक सजगता नहीं था, प्रशासनिक नियंत्रण बेहतर नहीं करा पाया, जिसके कारण ये सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। अब ध्यान रखिएगा, बिहार में कुल 33 चीनी मिल है, जिसमें मात्र 11 जो चालू हालात में, तो शुरुआत कुछ साल पहले तो ये मात्र 4 तक सीमित था, जिसको बाद में रिवेट किया गया और 11 तक चालू किया गया। अब ध्यान रखिए, बिहार में अशोक पेपर मिल चालू नहीं है। चर्म उद्योग, हस्तकरघा उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, रेशम कीट पालन उद्योग जो भागलपुर में, सभी वित्तीय अभाव के कारण तकनीकी पिछड़ेपन का शिकार बने हुए हैं। हमारे पास जो भी सिस्टम है वह भी पिछड़ेपन का कारण बना हुआ है, जिसके कारण वित्तीय संसाधन ना होना, और दूसरा तकनीकी रूप से हम पिछड़े हैं अन्य राज्यों की तुलना में। वैश्विक स्तर पर हम अभी भी भागलपुर के खादी का बात करते हैं, रेशम की बात करें, सबसे उच्च क्वालिटी का है, पर क्या वो हस्तकरघा उद्योग को हमने उस अनुपात में बजटीय आवंटन किया है जिस अनुपात में अन्य राज्यों में हो रहा है? ये आंकड़े आपको लिखना होगा। इस औद्योगिक पिछड़ापन के कारण बिहार में आर्थिक पिछड़ापन स्थिति बनी हुई। देखिए, इस प्रश्न को बहुत ही आपको डिप्लोमेटिक तरीके से क्या करना होगा, लिखना होगा। आंकड़े आपके पास अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, तो आपको शुरुआती में उन आंकड़ों को प्रस्तुत करना जिससे इसके पिछड़ेपन का कारण बताया जा सकता है। फिर आपको उस आंकड़े को, फिर आपको जब आप इसका सुझाव दीजिएगा उसमें अगर प्रस्तुत करते हैं तो नवीनतम आंकड़ों का प्रयोग कीजिए जहाँ पर बेहतर प्रदर्शन हुआ है। तो ये चीज़ें समझना होगा, और यह प्रश्न अगर बेहतर लिख देते हैं तो आप सबसे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आप इस चीज़ को मान के चलिए, यह लगातार आप चीज़ें सुधार सकते हैं। कमजोर आर्थिक और सामाजिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सामाजिक आर्थिक संरचना, कृषि की अत्यधिक निर्भरता, गैर कृषिगत क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर, हम कृषि के अतिरिक्त और भी हमारे पास जो उद्योग धंधे उसका अभाव है, सेवा क्षेत्र का अभाव यहाँ पर, वहाँ इतना डेवलप। हालांकि हाल के दिनों में बहुत पर्यटन के क्षेत्र में विकास हुआ या अन्य क्षेत्रों, सेवा के अन्य क्षेत्रों में, तो फिर भी यहाँ ध्यान रखिए अपर्याप्त अवसर है तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों में। गरीबी, सामाजिक असमानता, प्राकृतिक आपदाएं प्रभावित करती है। राज्य में कृषि से हटकर रोजगार में सीमित अवसर है। हम कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं कि कृषि के अतिरिक्त भी देश में, बिहार में, देश में रोजगार क्रिएट हो रहे हैं, विदेश में रोजगार क्रिएट हो रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? इस चीज़ को समझिएगा। बड़े पैमाने में प्रवासन हो रहा है, लोगों का कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी आपको सबसे बड़ी कारण होती है। छोटा सा जोत है, जो क्षेत्र छोटा सा है, इसी में कृषि जब कार्य होता है तो अगर इस खेत में 4 लोग काम कर सकते हैं
इनसे चार लोगों के काम करने से यह खेत का जो कार्य है वो संपन्न हो सकता है, इसके बदले में वो 10 लोग लगे हुए हैं। तो 6 लोग क्या है, 10 लोग जो लगे हुए हैं, जिसमें से 6 लोग क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी में लगे हुए हैं। तो यह सबसे बड़ा, तो 6 लोगों का जो आउटपुट है वो हम बेफिजूल खर्च कर रहे हैं। यह सब एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, जिसके कारण हम कमजोर आर्थिक सामाजिक संरचनाओं के गर्त में छिपे हुए। यहीं पर जब हम बात करते हैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 के लिए बिहार में प्रति व्यक्ति जो एनएसडीपी मात्र कितना था, 32,174 रुपया। अखिल भारतीय औसत जो हमारा एनएसडीपी है उसका 31.1% है। अब सबसे अधिक प्रति व्यक्ति जो हमारा प्रति व्यक्ति जो आय लोगों का है उसमें कर्नाटक सबसे ज़्यादा, जहां पर आपको 1,86,038 रुपये दर्ज की गई। उसके बाद हरियाणा में 1,85,449 रुपया, तेलंगाना में आपको 1,83,854 रुपया। तो सोच के देखिए, प्रति व्यक्ति अगर हम एनएसडीपी की बात कर रहे हैं तो इन राज्यों में 1 लाख के आसपास है, पर बिहार में कितना है, आपको मात्र 32,000 है। तो यह भी आंकड़े आपको याद रखें। हम तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन करते हैं या तुलनात्मक से आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं तो बिहार की यथास्थिति प्रति व्यक्ति आय की भी बात हम समझ पाएंगे। यहाँ पर आय ही उतना नहीं है तो खर्च कितना करेगा, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। तो सरकार को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता। वहीं वर्ष 2023-24 की बात कर ले, सकल अस्थायी पूंजी निर्माण, जिसमें जीएसडीपी का मात्र कितना है, 4.6% है। तो यह भी आपको समझना, लोगों के पास सकल अस्थायी पूंजी निर्माण करने की क्षमता भी मात्र 4.6% है। तो यह कैसे पूंजी निर्माण कर पाएंगे यहाँ के लोग, तो सरकार को इस क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता होगी। तो ये आंकड़े बताते हैं कि ना कमजोर आर्थिक और सामाजिक संरचना का मूलभूत कारण क्या है। लोगों के पास पूंजी निर्माण करने की क्षमता नहीं, लोगों के पास प्रति व्यक्ति आय ही नहीं है, तो यहाँ पर वो कैसे अपना अधिकतम प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन बिहार और भारत दोनों के जो हमारा जीवीए है उसमें सबसे कम योगदान इसका रहता है, कृषि का। अगर हम बात करें कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत लोग हैं जो रोजगार का हिस्सेदारी है, तो 54.4% रोजगार देता है। तो आप समझ सकते हैं जो सबसे ज्यादा अर्न वाला जो क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र, उसमें रोजगार कितना हो रहा है, मात्र 22.2%। बिहार की बात हो रही है। तो आप सोच के देखिए कि हम अधिक आय कमा ही नहीं पा रहे, सोर्स डेवलप कर ही नहीं पा रहे। तो कृषि से अगर 54.2% लोग अगर उसमें रोजगार क्रिएट हो पा रहा, रोजगार में लगे हैं, तो उनकी आय भी उसी अनुपात में होगी। तो इस तरीके से चीजें समझिएगा। द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग धंधे हैं उसमें मात्र आपको 23.6% रोजगार क्रिएट कर पा रहा है हमारा बिहार सरकार या बिहार के लोग। अब वित्त वर्ष 2023-24 में ग्रामीण बिहार में पुरुषों के लिए श्रम बल भागीदारी दर 79.2% और शहरी बिहार में 71.9% है। तो आपको यह समझना होगा कि श्रम बल भागीदारी दर में पुरुष ज़्यादा लगे तो महिला है ही नहीं, तो हम समान अधिकारों की बात कैसे करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात कैसे करेंगे। अब बात यहाँ यह भी समझिए कि महिला को अगर हम पढ़ाते हैं या सबल बनाते हैं तो ये 3 पीढ़ियाँ हैं ना, 3 पीढ़ियाँ सबल होती हैं। महिला को सबल बनाते हैं या सशक्तिकरण करते हैं तो 3 पीढ़ियां क्या होती है, सशक्त होती है। यह भी एक आंकड़े समझिएगा। हालांकि राजनीतिक न्याय, राजनीतिक उनको अधिकार दिए जा रहे हैं, फिर भी हम भागीदारी, श्रम बल में भागीदारी की बात कर रहे हैं कि वो रोजगार में कितना योगदान दे पा रही है। अभी कितना आंकड़ा बता रहा है कि पुरुष सबसे ज़्यादा है, लगभग 80% है, तो 20% महिला ही केवल योगदान दे पा रही श्रम बल में। तो यह भी आपको आंकड़े याद रखना है। अब है कि 23-24 में महिला में भी जो हमारा ग्रामीण बिहार में 33 श्रम बल भागीदारी में है, वहीं शहरी बिहार में 18% है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला की भागीदारी ज़्यादा है पर शहरी में कम है, जहाँ रोजगार अधिक है, न जहाँ अवसर अधिक है, जहाँ बेहतर उनका सशक्तिकरण क्षेत्र है, वहाँ पर उनका योगदान तो कम ही है। तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन में संरचनात्मक व्यवस्था क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम हो रही है। वहीं ग्रामीण और शहरी बिहार में दोनों पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जो हमारा जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है, हम राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो यह आंकड़े बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी बिहार में महिलाओं को श्रम बल भागीदारी में हमको और काम कराने की आवश्यकता होगी, उनको और अवसर देने की आवश्यकता, जिसके कारण हम क्या कर पाएंगे, कमजोर आर्थिक और सामाजिक संरचना को सुदृढ़ कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। इसके लिए सरकार को, तो यहीं से पॉइंट आपको सब
उठा के कहाँ डालना है, दूसरे से भाग में, जहाँ पर आप सुझाव दे पाएंगे। उसके अतिरिक्त सितंबर 2024 में बिहार में 6130 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, जबकि इसी अवधि में बिहार में आपको 3637 किलोमीटर राज्य एसएच है, अर्थात स्टेट हाईवे। हम तुलना अगर गुजरात से कर दे, हम तुलना राजस्थान से कर दे, आपको प्रश्न एक पूछा था बीपीएससी 71वीं बीपीएससी में ना, कि सबसे अधिक भारतमाला के तहत कहाँ निर्माण हुआ, किस राज्य में? तो सोच के देखिए, वहाँ 21,000 हुआ है, और यहाँ पर हम बात करें औसत की, जब बात करें यहाँ 3,000 ही चल रहा है आंकड़ा। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत वो 21,000 अपना निर्माण करवा ले रहा सड़क, और हम एनएच और स्टेट हाईवे की बात करते हैं, दोनों मिलाकर ये 9,000 हो रहा है। ये भी आंकड़े आपको समझने की होगी कि राज्यों को अवसर कैसे प्राप्त होंगे। तो आंकड़े आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर है? बिना तुलनात्मक अध्ययन करके इस प्रश्न का अधिकतम आप मैक्सिमम नंबर नहीं ला पाएंगे। केवल साधारण भाषा में केवल कहानियां लिख कर आप औसत अंक ही लाएंगे, और वैसे भी मेहनत बर्बाद हो जाए, क्योंकि आपका मीन्स कुल मिलाकर बात यही है कि सबसे बेस्ट आंसर किसका लिखा हुआ है, प्रस्तुतिकरण किसका है, सबसे आंकड़े किसके नवीनतम दिए गए हैं, किन आंकड़ों के साथ तुलनात्मक, किन राज्यों के साथ तुलनात्मक आंकड़े दिए हुए। अगर आप ये सब कैटेगरी पर अपने उत्तर को रखते हैं, लेखन को, तो आपको सबसे बेस्ट नंबर आपको कॉपी में दिखेगा, और आप टॉपर के लिस्ट में आप होंगे। इसके लिए प्रयास करना होता है, इसके लगातार आपको चीज़ों को एनालिसिस करना होता है, लगातार आपको लिखना पड़ता है। केवल चीज़ों को बातों से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? ये चीज़ें याद रखिए। वित्तीय संस्थानों में कमी, तो याद रखिएगा, हम जब वित्तीय संस्थानों में कमी, मुख्य कारण सीमित ऋण पहुंच की बात करते हैं। सीमित ऋण ही हमारे पास पहुंच एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं, हमारे लोगों को ना संस्थागत ऋण प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यह चीज़ समझिएगा। या तो आप जब कृषि समितियों की बात करते हैं, उसके उच्च ब्याज दर एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके कारण वित्तीय संस्थाओं की कमी हमको यहाँ महसूस होती है। ये चीज़ें याद रखिएगा। प्रमुख संकेतक भी बात करें, 47.6% क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात हमारे राज्य में है। तो यह भी ध्यान रखिए, क्रेडिट डिपॉजिट तो हम 47.6% कर ले रहे हैं, पर इसके साथ साथ देश में सबसे कम माना गया। हम क्या, सबसे कम हमारे पास क्रेडिट डिपॉजिट है 47 जो पूरे भारत में कम है। तो यहाँ पर डिपॉजिट भी अधिक नहीं हो पा रहा। यह अनुपात विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहाँ पर 35.3% ग्रामीण अनुपात है। जो आपको क्रेडिट डिपॉजिट की बात करें, सीडी की बात कर रहे हैं हम लोग, वो रिपोर्टिंग ग्रामीण में अधिक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में लगभग 60.1% काफ़ी कम है। यह आंकड़े कौन है? राज्य के अनुपात, भारत के विभिन्न राज्यों के अनुपात की बात हो रही है। हम राज्य के स्तर पर देखें तो अच्छी स्थिति देख रही है। शहरों में हमारा जो क्रेडिट डिपॉजिट मानक है 60% के आसपास है, पर अन्य राज्यों के तुलनात्मक रूप से देखते हैं या भारत के स्तर पर देखते हैं तो वो बहुत ही कम है, जिससे सीमित ऋण होता है। वित्तीय समावेशन का संकेत कम मिलता है कि वित्तीय संस्थाएं यहाँ बेहतर नहीं, क्योंकि अधिक प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो बिहार में लोग कैसे, आपको एक रील वायरल हुआ था, मैंने सुना था, यहाँ के एक बैंक, अच्छे बैंक जो है ना, हमारा राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसके मैनेजर का जो एमडी होता है, वो एमडी और उसके मैनेजर का दोनों का बात वायरल हुआ था, जहाँ पर ये बात बोला था, यहाँ लोगों के पास क्षमता अधिक है, पर लोगों को पता ही नहीं कैसे हमको संस्थागत ऋण तक पहुंचना है। लोगों को पता ही नहीं कि संस्थागत वित्तीय संस्थान कैसे काम करे। अर्थात हम बैंकिंग जो हमारा ज्ञान होना चाहिए उसकी भी कमी है, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ सीमित वर्गों को, कुछ सीमित लोगों को ही बैंकों का लाभ मिल पा रहा है। तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखोगे, हमारे राज्य में यह सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण सीमित ऋण पहुंच हो पाती है। बिहार में बहुत कम क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात सबसे कम दिखता है, बैंक जमाओं की तुलना में कम ऋण दे पा रहा है। जमा तो यहाँ पर लोग कर ले रहे हैं। आपको याद होगा पटना का जो यहाँ पर पटना का मुझे क्या याद आ रहा है, पटना कॉलेज जहाँ, वहाँ पे एक बैंक है, पटना कॉलेज के जस्ट मंदिर के बगल में एक बैंक है, उस बैंक का नाम मैं भूल रहा हूँ। वो बैंक पूरे बिहार में टॉप करता है जमा करने में, सोच के देखिए, पर वहाँ ऋण ही उपलब्ध नहीं कराता लोगों को। तो यह सबसे बड़ी समस्या होता है। ग्रामीण शहरी अंतर, यह असमानता ग्रामीण इलाकों में और भी अधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ऋण तक पहुँच शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कम होता है। अनुपातिक रूप से शहरी और ग्रामीण बिहार की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता है, क्योंकि वहाँ पर बैंकिंग ज्ञान लोगों के पास है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग ज्ञान है ही नहीं। तो लोग क्या करते हैं, कृषि साख समितियों से अधिक ब्याज पर ऋण लेते हैं, जहाँ पर 29%, 30% तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। यह भी समझने का प्रयास कीजिएगा। और साथ साथ बैंकों में भी
आपको यहाँ पर वित्तीय लेन देन, वित्तीय जो संस्थागत वित्तीय ऋण है उपलब्ध कराने में बहुत ही क्या है, ढांचागत असुविधा है, जिसके कारण लोग वहां जाने से भी डरते हैं, वहां ऋण प्राप्त करने से। ये सब चीज़ें याद रखें। वित्तीय समावेशन की कमी है, बैंकिंग उपस्थिति में वृद्धि के बावजूद यहाँ कम अनुपात इंगित करता है। वित्तीय सेवाओं के लोग सीमित होते हैं। यह वीडियो आज लंबा होगा, रीजन उसके पीछे है, डीप में आज एनालिसिस इसका करा दो। इकोनॉमी और ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है उसका डीप एनालिसिस, साइंस टेक का डीप एनालिसिस कराऊंगा, जिसके कारण आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ ले और उसका उत्तर बेहतर लिख दे। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर उसके बाद पॉलिटी का क्वेश्चन होगा, उसके बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, करंट का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 25 से 30 मिनट के वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। इसका वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि डाटा आंकड़ा साथ में समझाना भी है, तो आप आराम से देखिए। सीखना है तो सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा मेहनत करना, समय देना ही होगा। क्लियर है। अब 24 सितंबर 2025 को राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति बिहार में बैठक हुई, जहां पर 94वीं त्रिमासिक बैठक हुई, जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री जो अशोक सम्राट है उन्होंने इसकी अगुवाई की थी, जहां पर यह तय किया गया बैंकों द्वारा राज्य जमा साख अनुपात वृद्धि और एसीपी में 100% लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया गया। तो सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है। अभी हाल ही में 24 सितंबर को इसकी बैठक हुई, जो राज्य स्तरीय बैंकर समिति है उसकी 94वीं बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि हम 100% लक्ष्य प्राप्त करेंगे और जो जमा साख अनुपात है उसका वृद्धि करेंगे। फिर भी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ऋण अनुपात की चर्चा ही नहीं की। ऋण को कैसे मुहैया कराया जाए, लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए, कार्य करने के लिए, रोजगार करने के लिए, या उसको अवसर अधिक प्राप्त हो, उसके लिए ऋण कैसे मुहैया कराएगा बैंक, इसकी चर्चा तक नहीं हुई इसमें। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक समस्यागत है कि सरकार इसके लिए सजग नहीं है, केवल जमा की बात करता है। लोगों से पैसा लो, उसके लिए बिजनेस करो बैंक, और उसके एवज में राज्य को उसका अनुपात दो। ये सब चीज़ें याद है। गरीबी का दुष्चक्र ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा कारण, विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बावजूद बिहार में गरीबी अभी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ऐसा नहीं कि सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य नहीं कर रही, केंद्र के स्तर या राज्य के स्तर पर हम बात कर ले, पर कुल मिलाकर बात करिएगा अभी भी सीमित औद्योगिक है, उच्च जनसंख्या घनत्व और निम्न कृषि उत्पादकता एक महत्वपूर्ण कारक है गरीबी के दुष्चक्र का। कुल मिलाकर सब जगह आपको कृषि दिख रहा होगा, सब जगह आपको सीमित औद्योगिकरण की बात हो रही है, उच्च जनसंख्या घनत्व, देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की श्रेणी में आते हैं। तो ये भी आंकड़े आपको बताते हैं, जब उच्च जनसंख्या घनत्व है तो हमको क्या करना है, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हम जब करेंगे तभी इसका लाभ अधिकतम दे पाएंगे। संसाधनों के साथ अवसरों को सृजित कर पाएंगे, तभी हम अधिक लाभ दे पाएंगे। जनसंख्या अनुपात में जो हमारा घनत्व है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर निवास कर रहा है, साथ ही साथ हम उसको बेहतर अवसर के साथ, संसाधनों के वितरण के साथ वित्त का प्रबंधन कराएंगे, तो यह भी ये क्या होगा, इसका लाभ अधिकतम मिल पाएगा। नहीं तो क्या होगा, एक बोझ हो जाएगा। अगर हम जनसंख्या अनुपात को बेहतर मॉडिफाई नहीं कर पाए, बेहतर प्रबंधन उसका नहीं कर पाए, बेहतर लाभ नहीं ले पाए, वो राज्य या किसी देश के लिए, किसी क्षेत्र के लिए वो बोझ बन जाता है, अतिरिक्त बोझ बनेगा, तो राज्य पर अतिरिक्त दबाव होगा, महसूस होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, बिहार एक स्थलरूढ़ राज्य है। स्थलरूढ़ कहने का मतलब लैंडलॉक, इसका कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से दूर रहता है। हमको करना है तो हमको या तो उड़ीसा तट या कोलकाता तट या अन्य राज्यों के तट पर जाकर अपने व्यापार को करने होंगे। हर साल बाढ़ और सूखा भी एक प्रभावित कारण होता है। बेहतर उद्योग नीति की कमी यहाँ पर है। उद्योग नीतियाँ लाई गई हैं, पर बेहतर उद्योग नीति जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरला में, इन राज्यों में, आपको आंध्र प्रदेश में बेहतर उद्योग नीति लाई गई है, उससे हम केस स्टडी सीखकर अपने राज्य में लागू नहीं कर रहे। अब ध्यान रखिएगा, रोजगार के अवसरों में भारी कमी आपको युवाओं को बिहार को छोड़ने पर मजबूर कर रही है। तो हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन अलग से कॉन्सेप्ट है कि हमको कमाना है तो बाहर जाके काम करना होगा, हमें पढ़ना है तो हमें बाहर जाके पढ़ना होगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि राज्य में जो अवसर है भी, तो उसके पीछे कारण है कि यहाँ के लोग निकल के बाहर चल जा रहे हैं और यहाँ के लोग जो है उनको बेहतर अवसर ना मिल पा रहा है। तो वही व्यक्ति, बिहार के व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर बेहतर प्रदर्शन कर लेते, यहीं के व्यक्ति अच्छे स्कूल संस्थान में जाके काम कर लेते हैं, अच्छे अपने क्षमता निर्माण करवा सकते हैं, अपने क्षमता योगदान कर सकते हैं। पर बिहार में जैसे ही वो आते हैं, फिर रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट, जातिवादी कॉन्सेप्ट, XYZ कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं। इस चीज़ को समझिएगा। रोजगार की तलाश प्रतिभाशाली युवाओं को हर साल बिहार में पलायन की एक समस्या को जन्म दे देता है।
हर साल पलायन हो रहा है, वो शिक्षा के क्षेत्र से लेकर रोजगार के क्षेत्र सभी जगह। आप इससे दो राय नहीं हो सकते। बेहतर अवसर की तलाश में, बेहतर खेल के लिए आपको राज्य से बाहर जा रहे हैं। हालांकि इधर कुछ वर्षों में कुछ प्रदर्शन अच्छे हो रहे हैं, फिर भी अनुपातिक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ कम है। ये चीज़ यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और जो आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुधार की आवश्यकता है। अभी भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, शिक्षा व्यवस्था और आवास के क्षेत्र में हम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पीछे है। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट हम लेकर आए, तो स्मार्ट सिटी कैसा है पटना में जाके देखिए, थोड़ा सा बारिश होगा नाला जम जाएगा, थोड़ा सा बारिश होगा आपको व्यवस्थाएं चरमराती हुई दिखेगी। केवल पटना का नहीं है, जो भी स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट हमारे बिहार में लागू हो रहे हैं, जिन जिलों में, वहाँ जाके, जिन शहरों में लागू हुए वहाँ का जाके स्थिति देखिए। तो केवल बातों में कह देने से ही केवल हम आंकड़ों को बेहतर नहीं कर सकते हैं ना, रियल टाइम पर क्या आउटपुट निकलता है थोड़ा देख के चलिएगा। ये सब चीज़ें याद रखें। बहुआयामी गरीबी की बात करें, गिरावट दर्ज की गई, जो 2023-14 में आपको 29.17% से घटकर 22-23 में 11.28% हो गया। फिर भी ध्यान रखिएगा, बिहार, जब हम बात करते हैं इसकी, तो बिहार सबसे ज़्यादा गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है। ये भी आंकड़े याद रखिएगा। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI याद रखिए, 2021-22 आंकड़ों के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत कितना है, 33.76%। 2021 जो 22 का आंकड़ा आया था उसमें, तो यह बताता है कि बिहार में गरीबी के आंकड़े अधिक हैं, इनको सुधारने की आवश्यकता है। वहीं जाति आधारित सर्वेक्षण जो हुआ था, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले जातिगत जनगणना यहाँ गणना कराई गई थी, जिसमें 6,000 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों का प्रतिशत कितना है, 34%, जो मात्र 6,000 रुपये मासिक कमा पा रहे। तो सोच के देखिए हमारे राज्य में अमीरी कैसे आएगी, जहाँ पर 34% लोग हैं ना, केवल मात्र 6,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। जो डेली का कितना हो गया खर्च, आप सोच के देखिए, आपको कितना खर्च होगा डेली का, सोच के देखिएगा। ये सब आंकड़े आपको बता रहे हैं, तो आपको ये सब आंकड़े को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा जो 71वीं बैच चल रहा है मेंस आंसर राइटिंग का, इससे जुड़िए आप सभी लोग, अधिकतम लाभ लीजिए। आपको इसमें 85 आपको टेस्ट सीरीज कराए जा रहे हैं, जो डिटेल्ड आपको रहेंगे। डेली मेंस आंसर राइटिंग में आपको 70 टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट में 9 है, और FLT फुल लेंथ टेस्ट 6 है। तो आपको इसमें आज गूगल मीट होगा, आपको 8:15 PM में गूगल मीट होगा, जहां पर हम लोग ऐसे का बात करेंगे। ऐसे में खंड 1 का लिंक आपको सब जगह भेजा जाएगा। आज का ये फ्री होगा, सभी लोगों का जुड़ के देखिए, चीज़ों को समझिए और बेहतर कैसे लिखा जा सकता है, गाइडेंस कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आप ज़रूर इस चीज़ को एनालिसिस कीजिए, तब चीज़ों को आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके साथ साथ देखिए हम लोग एक नया सेगमेंट लेकर आए हैं, जहाँ पर हम लोग निपुण बैच लेकर आ रहे हैं, जो कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस होगा, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होगा। इसकी वीडियो सब यूट्यूब पर फ्री रहेगी। वीडियो क्या है, यूट्यूब पर YT पर फ्री रहेगी, पर आपको इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल एक बनाया जाएगा, जहां पर आपको सारे PDF इस क्लास की होंगी, जहां पर आपको दिया जाएगा, और वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर होगा। इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कितना हो सकता है, सबसे लो प्राइस पर। आपको PYQ इसमें कराया जाएगा। मेंस की ओरिएंट की बात हो रही है, जितना PYQ है आपको सारा कराया जाएगा। लगभग 100+ टॉपिक का PYQ यहाँ रहेगा, 100+ टॉपिक का जो प्रश्न पूछे जा चुके वो टॉपिक का PYQ रहेगा। दूसरा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो विभिन्न सेगमेंट में, करंट अफेयर्स हो, साइंस टेक हो, इकोनॉमी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सभी में 100+ आपको टॉपिक कराए जाएंगे। 100+ क्लासेज होंगी, और उसका PDF आपको भेजा जाएगा टेलीग्राम चैनल। इंपॉर्टेंट लिस्ट बना के दे दिया जाएगा, जिस पर आपको क्लास होगी। डिटेल नोट्स होगा, और करंट डाटा आप लोगों को जो एग्जाम से पहले हम लोग देते हैं, आप लोगों को करंट जो डिटेल्ड नोट्स होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का, वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही साथ करंट डाटा, आपको याद होगा 17वीं BPSC में मैंने BPSC में एग्ज़ाम से 15 दिन पहले का डाटा आप लोगों को दिया था, याद होगा। जो बच्चे 70 BPSC में हमसे जुड़े थे, और इसका सेगमेंट मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, ग्रुप में शेयर भी किया है। आपको डिटेल करंट डाटा होगा हर क्षेत्र में, जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो करंट अपडेट है वो करके हमारे द्वारा कराया जाता है। और आप इससे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इसका अधिक जानकारी ले सकते हैं। और यह बैच अगर ज्वाइन करते हैं तो इस चीज़ मान के चलिए, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिसमें हम लोग कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस कराएंगे। CTA कॉन्सेप्ट इसको रखा गया है, CTA, जिसके माध्यम से हम कंप्लीट आपको टॉपिक एनालिसिस करा देंगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त डाटा
संग्रह करने की जरूरत नहीं होगी, इतना डाटा अपडेट डाटा आपको दिया जाएगा। उस डाटे को केवल क्या करना, रिवीजन करना, बार बार जो चीज़ें कराई जाएंगी उसको बार बार क्या करना, फॉलो करना, और कुछ नहीं करना। आप इसके लिए तैयार रहिए, जल्दी पूजा के बाद इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, उसके लिए कार्य चल रहा है। अब चलिए इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं उत्तर प्रारूप का दूसरा भाग, जहाँ पर अधिक पिछड़ेपन का निदान कैसे हो सकता है। कुछ पॉइंट में आप इसे क्या करते हैं, एनालिसिस करवा सकते हैं, या इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। आप फ्लो चार्ट में आप लोग को क्या करना है, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, या एक्सेल सीरीज में आप बना सकते हैं। इस तरीके का फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अपना अपना तरीका है फ्लो चार्ट बनाने का, वो अभ्यास करते रहिएगा। तो इसमें पॉइंट में हम बात कर सकते हैं, बिहार पर जो ग्रसित क्षेत्र है, बिहार में बाढ़ ग्रसित, उसकी समस्याओं का निजात पाने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता है। उसके लिए हम केस स्टडी करवा सकते हैं। उसके लिए अन्य जो राज्य हैं या अन्य देशों में किस तरीके से बाढ़ नियंत्रण किया जाता है, तो आप इसको हम लोग लागू करवा। जैसे अमेरिका में आपको बहुत जगह बाढ़ आता है तो वहाँ पर बैरियर लगाया जाता है, बाढ़ के क्षेत्र में बैरियर लगाया जाता है, एक बैलून का बैरियर लगाया जाता है। तो हम इन राज्यों में जो तटबंध के क्षेत्र में जो शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर हम इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को ला सकते हैं। या सिंदूरी जो हमारा, आपको याद होगा, यहाँ पर बंगाल में जो हमारा जो क्षेत्र है सिंदूरी वन का, उसके पेड़ों को हम बाढ़ तटबंध के किनारे लगा सकते हैं, मिट्टी को जकड़ कर रखता है। तो इस प्रकार के केस स्टडी करवा सकते हैं, इस प्रकार से हम नियंत्रित करवा सकते हैं। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराने की आवश्यकता है इस क्षेत्र में। बिहार में कृषि के हरित क्रांति लाने के लिए पंजाब के तर्ज पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक सुधार की आवश्यकता, हम लोग कृषि रोड मैप ला के रखे हुए हैं बिहार में, ऐसा नहीं है। पर यहाँ ध्यान रखिए, पंजाब के तर्ज पर केवल है ना, केवल उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर, गुणवत्तापूर्ण उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, कृषि क्रमण पुरस्कार में बिहार लगातार उसको पुरस्कृत किया गया है, आलू के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में, इस तरीके से। तो बिहार में हम क्या कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, केस स्टडी करवा सकते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट के माध्यम से नए बीज संकरण बीज का हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिहार के अनुकूल, जलवायु अनुकूल हम उत्पादन करवा सकते हैं। बिहार राज्य अपने स्तर पर ऊर्जा बढ़ाने के लिए निजी उद्यमियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। हम ऊर्जा आवश्यकता को कम करने के लिए निजी क्षेत्रों को इन्वाइट कर सकते हैं। पीपीपी मोड पर, हम ट्रिपल पी मोड पर भी क्या कर सकते हैं, इसकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में इसका उत्पादन की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। बिहार राज्य में एग्रो उद्योगों के विकसित किया जा सकता है। उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को स्थापित किया जाए, जो उपभोक्ता का डिमांड हो उसके बेस्ड के आधार पर हम क्या करवा सकते हैं, उद्योग वस्तु उद्योग का निर्माण। हम एक सर्वे करवा सकते हैं बिहार में, कि इस सर्वे में हम करवा सकते हैं, जैसे ब्लिंकिट है। ब्लिंकिट आप एक ऐप है जिसके माध्यम से लोग क्या कर, खाद्य वस्तु का क्या करते हैं, आपूर्ति पूरा करते हैं, कुछ ही समय में पहुंचा देता है। हम उसका डाटा को एनालिसिस करवा सकते हैं बिहार में, कि बिहार के लोगों में क्या डिमांड सबसे ज़्यादा है, किस वस्तु का डिमांड सबसे ज़्यादा है। या इस तरीके से खाद्य जो हम खाद्य जो खाद्य जो आपूर्ति वाले ऐप होते हैं, जैसे जोमेटो होता है, इस प्रकार के लोगों से हम क्या कर सकते हैं, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डिमांड किस वस्तु को उपभोग का हो रहा है, उस क्षेत्र में हम उसके उद्योग धंधों को क्या कर सकते हैं, स्थापित करवा सकते हैं। जिससे क्या होगा, रियल टाइम पर हम डिमांड को पूरा कर पाएंगे। इसलिए सरकारी कंपनियों, निजी कंपनियों के साथ मिलकर पीपी मोड पर भी हम काम करवा सकते हैं। केवल हर जगह सरकार ही नहीं पहुँचे, अवसर दिया जाए निजी क्षेत्रों को भी। उद्योग को पुनः स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना होगा, कि केवल हम अब क्या करें, क्योंकि पीपी मोड कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो जिसके माध्यम से निजी क्षेत्रों को बोलिए कि हम इन क्षेत्रों में बेहतर। हालांकि राज्य सरकार इसके लिए कार्य कर रही है, अवसर सृजित कर रही है, पर अवसर सृजित करना और रियल टाइम पर उसका इम्प्लीमेंट होना एक सबसे बड़ा क्या करना, सबसे बड़ा अंतर हो जाता है, कि वो रियल टाइम पर क्या वो उसका आउटपुट मिल पा रहा है। तो हमको क्या करना, निजी क्षेत्रों को बहुत बेहतर करना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल रोड तक ही सीमित हम न रहे। जो लक्ष्य बिहार सरकार ने बनाया था कि हम 5 घंटे में क्या करेंगे, राज्य के किसी भी कोने से आएंगे, 5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। ये जो आंकड़े पूरा किया है 5.5 घंटे का, तो ध्यान रखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर केवल रोड तक ही सीमित नहीं करें। हम उसके लिए और भी जो रोड बनाने के अलावा, पुलिया बनाने के अलावा क्या करें, उद्योग धंधों को विकसित करने वाले, उद्योग धंधों को विकसित करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे।
साथ ही साथ हम क्या करें, इसके अतिरिक्त क्या करें, इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, R&D को हम क्या करें, बढ़ावा दें, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कम हो, लाभ अधिक हमें मिले। इस प्रकार के इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, लोक उपकरणों का निजीकरण। कुछ लोक उपकरण ऐसे हैं जिनका यह विकल्प बन गया है कि वो घाटे में चल रहे हैं, तो बिहार के जो लोक उपकरण, स्टेट लोक उपकरण है, उनका निजीकरण किया जा सकता है या विनिवेश कराया जा सकता है, जिसके माध्यम से अतिरिक्त हमें पूंजी प्राप्त होगी, अतिरिक्त पूंजी प्राप्त होगी। तो ध्यान रखिएगा, यह जो विनिवेश का कॉन्सेप्ट वो नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव ही कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम करवा सकते हैं। साख प्रवाह बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, वाणिज्य बैंकों को दायित्व दे सकते हैं। उनके लिए सरकार सरकारी बैंकों को ग्रांटेड फिर से बने, तो सरकार उसके लिए ग्रांटर बने कि नहीं, तुम यहाँ पर विकल्प तो तलाशो, कम से कम लोगों को ऋण उपलब्ध करा, इसके लिए सरकार गारंटी लेगी, उसके लिए मुआवजा देगी। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। सरकारी बैंक जो सहकारी बैंक की व्यवस्था लोकतांत्रिक हो, ताकि लाल फीताशाही अफसरशाही का वर्चस्व न रहे। अभी भी बहुत से सहकारी बैंक ऐसे हैं जहाँ पर जाइएगा तो बाबूशाही कॉन्सेप्ट लेकर चलता है लोग, तो उसको क्या करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है। इसके साथ बिहार वासियों को प्रति व्यक्ति आय वृद्धि करने, शुद्ध विनियोग वृद्धि करने की जरूरत है। शुद्ध विनियोग कैसे विकसित कर सकते हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। नए नए अवसरों की खोज करने की जरूरत है, जिसके माध्यम से हम बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सकते हैं। और जो अन्य राज्यों में 1,80,000 के अप्रोक्स जो लोगों का प्रति व्यक्ति आय वहां तक पहुंचा सकते हैं, जो हमारे पास 32,000 के आसपास जो प्रति व्यक्ति आय है, उसमें हम वृद्धि कर सकते हैं। जब तक हम प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक हम इन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढने कोसों दूर हो जाएंगे। क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे। आप लोगों के पास पैसा होता तो ही तो वो इन्वेस्ट मार्केट में करता है। कि वही केंद्र सरकार बिहार राज्य को अधिक धन दे और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाए, विनियोग करे, जिसके माध्यम से राज्य सरकार को अधिक से अधिक क्या हो, अधिकतम लाभ हो। हालांकि राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर अभी हाल ही में काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करे, पर अनुपातिक रूप से और भी करने की जरूरत है। हमको वित्तीय प्रबंधन करवाने की जरूरत है। बीमारू राज्यों की श्रेणी में जो भी राज्य आते हैं, उसका वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय समावेशन करवाने की आवश्यकता अन्य राज्यों की तुलना में। या डायरेक्ट इन्वेस्ट करवा दीजिए ना, निजी संस्थाओं के साथ डायरेक्ट इन्वेस्ट करवाइए, सबमिट बनवाइए। केंद्र इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान दे। केवल राजनीतिकरण के आधार पर ही केवल यहाँ इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। अभी कल ही 70,000 लगभग सभी लोगों के बैंक खातों, प्रत्येक महिलाओं को 10,000 दिया गया। आप लोग को न्यूज़ में कवर कराए थे ना। तो इस प्रकार की योजना केवल राजनीति अवसरों के रूप में ना देखा जाए, इसे सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक अवसर के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। बिहार में आर्थिक विकास दर वृद्धि लाने के लिए राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि करे। यहाँ के घरेलू उत्पाद जो है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है ना, तो हम वन विलेज वन कॉन्सेप्ट डेवलप करवा सकते हैं, जिसके माध्यम से घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आप करवा सकते हैं। और डॉक्टर जो कलाम जी थे, उनके ग्लोबल मीट प्रोग्राम को बिहार में विकास के लिए 10 सूत्री जो कार्य योजना दी गई, उसको अमल और भी धरातल पर लाने की आवश्यकता है। हालांकि इसके साथ साथ 7 निश्चय योजना जो आपको सरकार 2 लेकर आई है, पार्ट 1 पार्ट 2, जहाँ 2015 से पहले की एक 7 निश्चय 1 था, 7 निश्चय 2, जिसमें 2020 के बाद से हम बात करते हैं। तो इसके मानकों को और भी क्या करना है, धरातलीय बनाना है कि हम कस्टमर ओरिएंट कैसे हम बन सकते हैं, या राज्य के लोगों में अवसर सृजित करने के लिए सरकार कैसे प्रो ओरिएंट हो सकती है। उसके लिए सरकार को एक बार पुनः इस 7 निश्चय योजना को क्या करना चाहिए, आकलन करना चाहिए। आकलन करना चाहिए। उसका पूर्व 7 निश्चय जो फर्स्ट है उसके साथ हम केस स्टडी करवा सकते हैं, या समानुपातिक रूप से अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करवा के उसके लिए हम उसका आउटपुट लेंगे। कौन से क्षेत्र में और भी हम विकल्प तलाश कर सकते हैं, महिलाओं को, युवा शक्तियों को, हर खेत तक सिंचाई हम किस नए अवसर के साथ सृजित करवा सकते हैं। इसके लिए हम बेहतर प्रबंधन कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम पीछेपन से कुछ निदान पा पाएंगे। तो ये समग्र प्रयास होगा। इसके अतिरिक्त हम जब जीवन रेखा, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाली जनसंख्या है, जो हाल में जो बुलेटिन आया RBI का, उसमें जो प्रदर्शन की बात हुई है, वो धरातल पर कैसे स्थायी हो सकता है, धरातल पर कैसे स्थायी हो सकता है,
इसके लिए हम काम कर सकते हैं। केवल आंकड़ों के साथ हम प्रदर्शन उल्लेखनीय कर रहे हैं या लोगों को अवसर भी प्राप्त होता, प्रति व्यक्ति आय भी वृद्धि हो पा रही, इस प्रकार के विकल्पों की तलाश ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में हमको करने की आवश्यकता होगी। कि आंकड़े तो हम दिखा रहे हैं कि 82% हमारे यहाँ, 81% शहरी में, और आपको 85% गरीबी कम हुई है तुलनात्मक रूप से 11-12 से लेकर 22-23 के आंकड़ों में। पर ध्यान रखिएगा, क्या गरीबी के दुष्चक्र का जो यहाँ चक्रीय या आवृत्ति कॉन्सेप्ट जो देखने को मिलता है, क्या उसमें कमी आ रही है? लोगों के हाथों में पैसा पूंजी निर्माण हो पा रहा है, या सांविधिक जमा जो राशि हो रही है उसके बदले में ऋण उपलब्धता हो पा रही है? इस प्रकार से, ताकि हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी के इस दुष्चक्र को, जो अस्थायी रूप से बना हुआ बिहार बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता है, उसको बाहर निकाल के हम इस पिछड़ेपन से दूर कर पाए। यह तभी हो पाएगा जब इन राज्यों की तुलना के साथ हम क्या करें, जब हम बेहतर प्रदर्शन करने वाले सूचियों में आ रहे हैं तो वहाँ पर इसके अलग विकल्प की तलाश करने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर क्या करना होगा, नीति आयोग की हेल्प लेनी होगी। नीति आयोग क्या करे, एक सर्वे करवा सकता है कि हाँ, अन्य राज्यों में कैसे गरीबी का अस्थायी समाधान निकाला गया। केरला की बात कर लेंगे, कर्नाटका की बात कर लेंगे हम लोग, फिर हाल में तेलंगाना की बात कर लेंगे। इन सब राज्यों की तुलनात्मक अध्ययन नीति आयोग से करवा सकते हैं और हम गरीबी के दुष्चक्र को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें बिहार में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, हम जब बात करते हैं कि परिवहन, भंडारण, संचार क्षेत्र में जो तीसरा सबसे अधिक वृद्धि वाला क्षेत्र है, जहाँ 7.6% वृद्धि हुई है। अब 2011-12 में जब हम बढ़कर 2020-23 की बात कर रहे हैं, 23-24 की, जहां पर 10.2% आपको क्या हुआ, सहयोग किया। तो स्थिर मूल्यों पर जो लोगों की पहुंच हुए 47,000 करोड़ के आसपास हुई है। तो राज्य सरकार पटना से किसी भी जिले में 5 घंटे तक भीतर जोड़ने के लक्ष्य को हासिल किया है। तो इसके अनुपात में हम क्या कर सकते हैं, औद्योगिक विकास को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग को भारी वृद्धि करनी हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस राज्य ने मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप किए हैं उन राज्यों में अवसर अधिक सृजित हुए हैं, वो हम ग्रामीण स्तर पर बात कर ले या शहरी क्षेत्रों में। तो ये चीज़ें याद रखिए। बिहार मैन्युफैक्चर में आपको 17.4% जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। तो यह हम क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र में और विकल्प हम तलाश करवा सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग हब को डेवलप करवा सकते हैं। उसके साथ साथ लघु उद्योगों की प्रगति करवा सकते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की रिपोर्ट के अनुसार 23-24 में बिहार सकल घरेलू उत्पाद GSDP का उद्योग में हिस्सेदारी 21.5% हो गई, लघु उद्योगों में 135% और बड़े उद्योगों में 131% की वृद्धि दर्ज की हाल के दिनों में। ध्यान रखिए, आंकड़े 23-24 का जो गत वर्ष आपको आया है। तो यह ध्यान रखिएगा, सांख्यिकी जो NSO के आंकड़े आ रहे हैं, तो आंकड़ों को हम समृद्धि कराने के लिए लघु उद्योगों को और पूंजी का निर्माण करवाना चाहिए, उनको और पूंजी वितरण करवाना चाहिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर हमें और भी इसके लिए विकल्प तलाशने की जरूरत है। साथ ही साथ नए औद्योगिक हब को विकास कराना होगा, जिसमें बिहार सरकार बेगूसराय, पटना, सिवान, सहरसा, मधेपुरा जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाए, जिसके लिए लगभग 2628 एकड़ जमीन की मंजूरी दी है। तो हमें क्या करें, बड़े बड़े जो पूंजीपति वर्ग है, मैंने शुरू में ही बोला कि राज्य का विकास केवल सरकारी सार्वजनिक संस्थाओं से नहीं हो सकता, उसके लिए निजी सहभागिता आवश्यकता है। तो हमें अवसर देने की आवश्यकता है। हमें जैसे महिंद्रा टेक को, अदानी को, अंबानी को, या इस प्रकार के जो हमारे नादर ग्रुप्स है, इस प्रकार के जो औद्योगिक घराने, उनको अवसर देने की जरूरत है। हमारे क्षेत्र में आओ, औद्योगिक हब हम क्रिएट करवाने की विचार कर रहे हैं। उसके लिए उस क्षेत्र विशेष के आधार पर उन राजघरानों को क्या कहें, औद्योगिक घरानों को बोलो प्रोजेक्ट निर्माण कराने के लिए। और केंद्र और राज्य सरकार जब इसमें मिलकर काम करे तो बिहार के लोगों को समृद्ध बिहार होते हुए समय नहीं लगेगा। इसके लिए हमें क्या होना, हमारे इच्छा शक्ति बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जातिवाद, ये सब जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ, फिर राजनीति, अवसर की राजनीति है, वो सब को दूर करना। अगर लोगों का विकास तभी संभव होगा जब सभी का समृद्ध सहयोग हो पाएगा। तो बड़े उद्योगों को निवेश करने की जरूरत होगी। आदित्य बिरला ग्रुप जैसे बड़े निवेशकों को राज्य में आना टेक्सटाइल सेक्टर में मजबूती दे रहा है। आदित्य बिरला हालांकि अभी आए हुए हैं बिहार में टेक्सटाइल क्षेत्र को मजबूत करें। इसके साथ अन्य निवेशकों की भी आवश्यकता, जो मैंने अभी बात किया ना औद्योगिक हब में ना, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, नए घरानों को यहाँ पर अवसर दिलवाने होंगे, उनको विशेष छूट देनी होगी। जैसे हर राज्य करता है, कर्नाटक किया है, महाराष्ट्र किया, केरला किया है, गुजरात किया है, सब राज्य किया है, ऐसा नहीं। यूपी कर रहा है, अभी
यूपी देश का सबसे सर्वोत्तम औद्योगिक विकास में आगे बना हुआ है पिछले 5 सालों में। तो क्यों हुआ? क्योंकि जाइए देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल की बात हो रही है, मोबाइल कंपोनेंट का उत्पादन की बात हो रही है, उसका 64% उत्पादन आपको यूपी में हो रहा है। उसके यूपी के क्षेत्र में, नोएडा में हम बात कर ले या औद्योगिक क्षेत्र जहाँ जहाँ उनके हैं वहाँ पर हो रहे हैं। तो सोच के देखिए, यूपी कर सकता है तो बिहार क्यों नहीं कर सकता है? तो बिहार को इस प्रकार के अवसर सृजित करने वाले इकोसिस्टम डेवलप करने होंगे। राज्य में अर्थव्यवस्था के परिदृश्य, हालांकि कृषि अभी भी रोजगार का एक बड़ा स्रोत है, उद्योग और सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जैसे कि अभी केंद्रीय बजट में याद होगा, केंद्रीय बजट जो लास्ट आया था केंद्र का बजट, उसमें 50 ऐसे पर्यटन के क्षेत्र डेवलप किए गए हैं, टूरिस्ट प्लेस, टीपी क्षेत्र, जहां पर सरकार, भारत सरकार क्या कर निवेश करेगी। तो बिहार सरकार भी अपने राज्य के स्तर पर पर्यटन क्षेत्रों को चिन्हित करवा सकता है, केंद्र के स्तर पर कुछ नॉमिनेशन करवा सकता है, या खुद अपने स्तर पर इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे गया होगा, कैमूर होगा, रोहतास जैसे क्षेत्रों में, फिर हम पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर जैसे क्षेत्रों में, या तो हम फिर इधर बात कर ले जमुई वाले क्षेत्रों में, जहाँ भी पीक स्पॉट है, जहाँ पर हम टूरिस्ट स्पॉट है, उसको डेवलप करवा सकते हैं। तो हम सेवा क्षेत्र को, बैंकिंग क्षेत्र को या इनोवेशन के क्षेत्र को हम बढ़ावा देने के लिए हम इकोसिस्टम को डेवलप करवा सकते हैं। उसके लिए केंद्र के बजट से हमको समझना होगा केंद्र क्या काम कर रही है, उसके साथ हमको उसके बजटीय आवंटन के साथ हमें जुड़कर काम करने की आवश्यकता होगी। औद्योगिक नीति, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज जो BIIPA 2025 जैसी नीतियों को राज्य में उद्यमशीलता और निवेशों को बढ़ावा जो मिल रहा है, उसको और भी हमको स्मूथ बनाने की जरूरत होगी, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, हम केंद्र और राज्य के स्तर पर सहयोग कर सकते हैं, या PPP मोड पर हम प्रोत्साहन जो पैकेज है, औद्योगिक बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज है, उसमें निवेश की सीमा बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम अपने हमारे जो लोग बिहार से बाहर जाके रह रहे हैं, वो देश में रहे या विदेश में जाकर रहे, हम उनसे एक अनुदान राशि मंगवा सकते हैं, एक बिहार के विकास के लिए सबके सहयोग की बात कर सकते हैं, जहाँ पर लोग अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, पैसे डोनेट करेंगे। जो मुख्यमंत्री जो निवेश फंड होता है उसमें कर सकते हैं, जिसका सीधा पैसा आपको औद्योगिक नीति में लगाइए, औद्योगिक हब बनाने में लगाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए प्रत्येक वर्ष आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो केवल टैक्स से ही पैसे से आप उसका क्या कीजिए, आप अनुग्रह कर सकते हैं ऐसे राज्यों, ऐसे लोगों से, बिहार से जो बाहर है तो, या देश से बाहर जो रह रहे हैं बिहारी लोग, उनको पैसे डोनेट कीजिए उसमें, और उसका सीधा फंड आपको महिलाओं के योगदान में दीजिए, महिलाओं के विकास में, तो 3 पीढ़ियां सुधर जाएगी। तो आप इस प्रकार के विकल्पों की तलाश करवा सकते हैं, जिससे पीछापन दूर हो सकता है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। और निष्कर्ष के तौर पर जो अंतिम भाग है प्रश्न का निष्कर्ष, इसमें सारी बातें लिखिए, पहले नेगेटिव बातें होंगी, उसमें पॉजिटिव बातें कैसे कर रहा है। तो बिहार तीव्र आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे में कमी है, निवेश का अभाव है, कृषि का अत्यधिक निर्भरता है, उद्योग की अल्प विकास है, शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं, प्रवासी श्रमिकों की निर्भरता जैसी बाधाएं प्रमुख है। इन अवरोधों के बावजूद भी क्या है, दूर करने के लिए कृषि का आधुनिकीकरण, उद्योगों को सेवा क्षेत्र में संतुलित विकास, बेहतर परिवहन, ऊर्जा अवसंरचना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सुविधाओं और सुशासन पर बल दे रहा है। हालांकि बिहार की सरकार सुशासन नीति को लेकर चल रही है, फिर भी ध्यान रखिएगा इन अवसरों के गर्त में हमें इन क्षेत्रों में ठोस सुधार किए जाए। बिहार अपनी जनसांख्यिकी क्षमता, प्राकृतिक संसाधनों, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के बल पर तीव्र आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर हो सकता है। कुल मिलाकर बात यह हो रही है कि सारे आंकड़ों को लिख दिए, फर्स्ट पार्ट, दूसरा भाग भी लिख दिए, पहला भी भाग लिख दिए। उसके बाद समग्र अध्ययन के तौर पर निष्कर्ष में आप क्या कीजिए, निष्कर्ष में उनके निचोड़ को लिख दीजिए, जहां पर बिहार का जनसांख्यिकीय क्षमता की चर्चा होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा होनी चाहिए, फिर उसके बाद ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत, जिससे हम सीख सकते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य, मानक तय कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम ठोस सुधार कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, हम पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं बिहार में, जिसमें सुशासन नीति सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, इसके साथ आप सारे उत्तर को लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो लंबा हुआ होगा, बहुत लंबा हो गया, फिर भी मैं उम्मीद यह कर रहा हूँ इसके जो टॉपिक का जो एनालिसिस है वो सबसे बेस्ट आपको मिला होगा। मेरी यही रहता है, मेरा यह प्रयास रहता है, एक टॉपिक को ऐसा पढ़िए जो सारे समस्याओं का समाधान ढूंढ दे। यहाँ पर केवल यह नहीं आएगा, आपको हर क्षेत्र में, मान लीजिए आपसे कभी प्रश्न पूछ दे यहाँ से, एक सेकेंड, मेरे पास 2 मिनट में सारी चीज़ों को समाप्त करूँगा।
हाँ, इस पेज पर आइए। इस पेज में देखिए कि आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। चलिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को सीखिएगा, यहाँ पर प्रयास कीजिएगा सीखने का, ताकि आप इसका यूटिलाइज कर पाए हर जगह। देखिए, यहाँ बात यह है ना कि यह जो टॉपिक है बिहार के प्रमुख बाधा में, आपको हर टॉपिक से एक प्रश्न बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यह हर टॉपिक, कृषि की बदहाली से, बाढ़ की समस्या से, ऊर्जा के अभाव से, औद्योगिक पिछड़ापन से, कमजोर आर्थिक और सामाजिक संरचना से, वित्तीय संस्थाओं की कमी से, गरीबी के दुष्चक्र से, जो आपकी बाधा है ना, उसी से एक टॉपिक से प्रश्न बना देगा। तो इसलिए वीडियो लंबा चला गया ना, इतना टॉपिक को मैंने आज कवर किया, केवल एक प्रश्न को कवर नहीं किया। उस किसी भी टॉपिक, किसी का बदहाली से प्रश्न आए तो उसके आंकड़े को निकालिए और आगे पीछे सारे चीज़ों को ऐड ऑन कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा, बाढ़ की समस्या से प्रश्न पूछे तो बाढ़ वाला सेक्शन निकालिएगा, आंकड़े को पुट कीजिएगा और आगे पीछे अपने तरीके से मोड़ दीजिएगा और उसका आंसर तैयार हो जाएगा। औद्योगिक पिछड़ापन, ऊर्जा अभाव, इसी तरीके से सारे टॉपिकों से, साथ जो टॉपिक आपको है उस सारे टॉपिक से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, सिंगल प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आपको क्या करना, इस 1 घंटे का वीडियो में आपको सारी चीज़ों का कवर, 7 पॉइंट को मैंने कवर किया, 7 टॉपिक को कवर किया। तो आपको अच्छे से एनालिसिस कर लेना, अच्छे से इसका नोट्स बनाना, माइक्रो नोट्स बना लेना, और सारे डाटे अपडेट है तो आप इस डाटा का प्रयोग कर लीजिएगा। चलिए, फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।